चलिए चैप्टर का एक और टॉपिक बचा है, इसको भी फटाफट से पढ़ ही लेते हैं। चैप्टर का आखिरी टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आते ही हैं, या तो सही विकल्प में आएगा या खाली स्थान में आएगा या 2 नंबर के क्वेश्चन में आएगा, लेकिन इस टॉपिक से प्रश्न आता ही है। ठीक है, तो इस टॉपिक को थोड़ा अच्छे से समझेंगे। ये टॉपिक क्या कहता है, ये टॉपिक क्या है, बहुपद के शून्यक और x के गुणांक में संबंध। तो बहुपद के जो शून्यक होते हैं और x के गुणांक होते हैं उसमें क्या संबंध होता है ये देखेंगे, और इस संबंध को स्थापित कैसे करते हैं इसको हम देखेंगे। ठीक है, मतलब ये संबंध कैसे आया उसके बारे में हम देखेंगे। तो देखो बहुपद के शून्यक, अच्छा बहुपद के शून्यक क्या होता है, तो बहुपद चैप्टर पढ़ने के टाइम ही हमने शुरू में ही पढ़ लिया था बहुपद के शून्यक के बारे में। तो बहुपद के शून्यक क्या होता है, यानी कि बहुपद में x की जगह ऐसी कौन सी संख्या रखें जिससे उस पूरे बहुपद का मान क्या मिल जाए, हमें 0 मिल जाए। यानी कि इस x की जगह पे ऐसी कौन सी संख्या रखें जिससे हमें इस टोटल बहुपद का मान क्या मिल जाए, हमें 0 मिल जाए, उसे क्या कहते हैं, बहुपद के शून्यक कहते हैं। ठीक है, x के गुणांक यानी कि जैसे कि यहाँ पे x स्क्वायर के साथ में कौन से गुणांक है उसे हम a कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे 1 है। ठीक है, x के साथ जो गुणांक है उसे हम b कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे -3 है। और उसके बाद c अचर राशि होता है, आखिरी में c की जगह यहाँ पे कौन सी संख्या है, -4 है। ठीक है, तो इन बहुपद के शून्यक और x के गुणांक में संबंध क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो देखो बहुपद के शून्यक, हमें बहुपद के शून्यक का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर देखो अगर घात 2 है, यानी कि अगर हम देखा जाए कि द्विघातीय बहुपद है, तब के केस में हमें क्या करना पड़ेगा, x के मान निकालने के लिए पहले इसका गुणनखंड निकालना पड़ेगा। गुणनखंड निकालने के बाद उसको हम क्या कर सकते हैं, 0 के बराबर तुलना करके x का मान निकाल सकते हैं। अभी लास्ट टॉपिक में ही हमने देखा है x का मान निकालना है, सीधा सीधा पहले इसका गुणनखंड निकालेंगे, गुणनखंड के बाद उसको हम 0 से तुलना कर देंगे, यानी कि इतना को तुलना कर देंगे 0 से। तो x का मान हमें 2 मान मिलेंगे, क्योंकि x का घात 2 है यहाँ पे, इसलिए हमें x के 2 मान मिलेंगे। ठीक है, द्विघातीय बहुपद में x के हमेशा 2 मान मिलेंगे, इसलिए बहुपद के 2 शून्यक मिलेंगे हमें सीधा सीधा। ठीक है, तो बहुपद के शून्यक निकालने के लिए हमें क्या करना है, इसका गुणनखंड निकालना पड़ेगा। उसके बाद x का जो मान मिलेगा वही हमारा बहुपद का शून्यक होगा। तो फटाफट से एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए ये जो बहुपद है, अगर हम इसका गुणनखंड करना चाहें तो क्या करेंगे, अभी हमने लास्ट टॉपिक में देख लिया है, तो इसका ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी बना लेंगे। इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, 4 एकम 4 है, तो एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे -4x प्लस x ले लेते हैं, -4 इज इक्वस टू अभी बाद में लेंगे, पहले देखते हैं इसको हल कर लेते हैं। गुणनखंड बस निकालते हैं। अब क्या हो जाएगा, x कॉमन निकल जाएगा, x -4 हो जाएगा, यहाँ पे +1 हो जाएगा, यहाँ पे भी x -4 बच जाएगा। सीधा सीधा अब क्या बच जाएगा हमारे पास, x -4 और x +1। इस तरीके से हमारे पास ये क्या मिल गया, गुणनखंड। गुणनखंड मतलब क्या होता है, इन दोनों पदों को आपस में गुणा करने पर वापस हमें यही बहुपद मिलेगा, यानी कि ये और ये दोनों बराबर हैं। अब x का मान निकालने के, शून्यक निकालने के लिए हमें इसका मान 0 से तुलना करना पड़ता है ना, इसका मान 0 हो जाएगा सीधा सीधा, तभी तो हमें x का मान मिलेगा, यानी कि x का वही मान है जो बहुपद के मान को शून्य कर रहा है। तो सीधा सीधा इसको भी हम 0 से तुलना कर सकते हैं। अब हमें x का मान निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, तो देखो तो x का मान निकालने के लिए अब हम इसको अगर पक्षांतर करें, बीच में गुणा के रूप में है, इसको पक्षांतर करेंगे तो इधर जाके ये बटे के रूप में हो जाएगा, यानी कि 0 डिवाइड बाई x +1। 0 के साथ कोई भी संख्या का गुणा करें चाहे भाग करें, वो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो सीधा सीधा हमारे पास क्या बचेगा, पहला क्या करते हैं, इसको पक्षांतर करते हैं, x -4 बराबर 0 हो जाएगा सीधा सीधा जब इसको पक्षांतर करेंगे तो x का मान क्या मिलेगा हमारे पास, +4, इस तरीके से। ठीक है, और अगर अब हम करना चाहें, हम क्या, अब हम पहले हमने क्या किया कि इसको पक्षांतर किया, अब हम क्या करते हैं, इसको पक्षांतर करते हैं, क्योंकि गुणा के रूप में है, इसको पहले पक्षांतर करो या उसको पक्षांतर करो। तो इन केस अगर हम इसको पक्षांतर करते हैं तो x बराबर 4 मिलता है, और इसको ही पक्षांतर कर दें तो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा x +1 = 0 मिलेगा, वो उधर जाके 0 के साथ भाग हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तब के केस में हमें x बराबर -1 मिलता है। ठीक है, इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक और एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं, मान लेते हैं कि 4x² - 4x + 1 ये एक बहुपद है। इसका अगर हम फटाफट से गुणनखंड करना चाहें तो क्या हो जाएगा, 4x² - 2x लेते हैं +1, तो ये हो जाएगा सीधा सीधा। इसमें अगर देखें तो 2x कॉमन है, इसमें बच जाएगा 2x बच जाएगा। तो इसमें क्या बच जाएगा, 2x अगर कॉमन निकलेगा तो 2x माइनस में 1, फिर माइनस में यहाँ पे 1 अगर देखें तो 2x - 1, इस तरीके से ये हो गया। इस तरीके से हमारे पास ये संख्या मिल जाती है। अगर हम देखें तो यहाँ पे भी 2x - 1 है, यहाँ पे भी 2x - 1 है, तो सीधे सीधे क्या निकल जाएगा, 2x - 1 हो जाएगा, और ये क्या बच जाएगा, 2x - 1, इस तरीके से। इसका सिंपली गुणनखंड हो गया। अब गुणनखंड हो गया, ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, x का मान निकालना है। तो सीधा सीधा हम इस बहुपद को 0 से तुलना कर दें तो x का मान निकल जाएगा। तो पहले अगर इसको पक्षांतर करें चाहे इसको पक्षांतर करें, दोनों का मान सेम है, अतः हमें क्या मिलेगा, सीधा सीधा पहले केस में मिलेगा 2x - 1, इसको पक्षांतर करें तो इसके बराबर 0 मिल जाएगा। तो x का मान क्या मिलेगा, पहले ये पक्षांतर होगा तो +1, और ये गुणा के रूप में है तो फिर उसके बाद पक्षांतर होगा तो बटे के रूप में हो जाएगा। दूसरे के केस में सेम हमें मिलेगा क्योंकि दोनों सेम है।
ठीक है, दोनों का मान समान है, तो इस केस में भी हमें क्या मिल जाएगा, x बराबर 1/2 मिल जाएगा। तो अब देखो मैं यहाँ पे गुणनखंड करके x का मान अलग अलग मान निकाल के मैं दिखाना क्या चाहता हूँ। तो देखो अगर हम इस गुणनखंड की बात करें तो इस गुणनखंड में अगर हम देखें तो जब हमने इस बहुपद का गुणनखंड किया तो x - 4 x + 1 मिला, इसमें हमने गुणनखंड किया तो ये मिला, ठीक है, 2x - 1 × 2x - 1। तो अगर हम बहुपद के शून्य की बात करें तो जब हम बहुपद का गुणनखंड करते हैं, जैसे ही हमने यहाँ पे बहुपद का गुणनखंड किया तो x माइनस के बाद यहाँ पे जो भी संख्या है वही एक्चुअल में बहुपद का एक शून्यक है। और यहाँ पे जो x, अब यहाँ पे क्या है, अगर हम देखें तो इसको x - 1 लिख सकते हैं। तो x माइनस के बाद यहाँ पे जो संख्या है वही बहुपद का दूसरा शून्यक है ना। तो अगर इसको हम देखें, चाहे इसको देखें, यहाँ को भी अगर हम देखना चाहें तो क्या कर सकते, अगर यहाँ पर भी हम अगर देखना चाहें तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, 2x - 1 × 2x - 1 अगर है, हम इसको क्या लिखें, 2 इसमें उभयनिष्ठ निकालें तो ये हो जाएगा x, इसमें से तो निकल जाएगा, अब इसमें है ही नहीं तो एक काम करते हैं, एक इसमें हम 2/2 का गुणा अगर कर दें तो 1 2 कॉमन निकल गया, तो बचे में क्या, सिर्फ 2, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, इसको 1/2 लिख सकते हैं। और इसमें भी अगर हम क्या करें, 2 उभयनिष्ठ फिर से निकाल दें तो इसके साथ जो 2 का गुणा है वो तो निकल जाएगा। अब इसके साथ कुछ नहीं है, यानी कि इसके साथ मान लेते हैं कि 2/2 अगर रहा होगा तो इसमें से 2 बाहर निकल गया उभयनिष्ठ के रूप में, तो यहाँ पे क्या बच गया, फिर से 1/2 मिल गया, ठीक है। तो ये 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ पे क्या बच गया, 4 x - 2 और फिर उसके बाद x - 1/2, ठीक है, x - 1/2 और x - 1/2 इस प्रकार से गुणनखंड मिल सकता है। ये इसका हमने एक और सरलतम रूप इसलिए किया क्योंकि x माइनस के रूप में हमें लिखना था। यहाँ पे चूंकि x के साथ 2 गुणा था, इस 2 को हमें हटाना था, इसलिए हमने x माइनस के रूप में लिखा। तो अगर हम इन दोनों बहुपदों के गुणनखंड को ध्यान से देखें तो x माइनस के बाद जो भी संख्या है वही एक्चुअल में बहुपद का पहला शून्यक है, और x यहाँ पर x माइनस के बाद जो भी संख्या है वही एक्चुअल में बहुपद का दूसरा शून्यक है। यहाँ भी सेम वही है, x माइनस के बाद जो भी यहाँ पे संख्या है 1/2 बहुपद का पहला शून्यक है, और यहाँ पर x माइनस के बाद जो भी संख्या मिला है वही बहुपद का दूसरा शून्यक है। यानी कि अगर हम इन दोनों बहुपदों के गुणनखंड को देखते हुए आगे अगर हम बोलना चाहें तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि ax² + bx + c जो होता है वो इस प्रकार से होता है, किस प्रकार से, x माइनस पहला शून्यक लिख सकते हैं, पहला शून्यक, ठीक है, और उसके बाद ये गुणनखंड के रूप में लिख रहे हैं तो x माइनस क्या हो जाएगा, दूसरा शून्यक। यानी कि जब हम बहुपद का गुणनखंड करते हैं तो कुछ इस प्रकार से बहुपद टूटता है। जब हम इस बहुपद का गुणनखंड करते हैं तो इस प्रकार से बहुपद का गुणनखंड होता है जिसमें से x माइनस के बाद जो भी संख्या रहता है वो पहला शून्यक, x माइनस के बाद जो भी संख्या रहता है वो दूसरा शून्यक रहता है। इस केस में हमने क्या देखा कि यहाँ पे कभी कभी एक आध संख्या मिल जाती है, यानी कि सामने में एक और अचर राशि का गुणा रहता है। मान लेते हैं कि इसको हमने क्या लिखा, k के रूप में लिख दिया, ये k का मान 1 हो जाएगा, तब के केस में हमें मान लेते हैं k बराबर अगर 1 मिल जाता है, 1 यानी कि 1 का गुणनखंड होगा, यानी कि ऐसे, यानी कि सिंपल से हमें x - 4 और x + 1 के रूप में मिलेगा। तो k की जगह 1 भी हो सकता है, लेकिन k का मान शून्य बस नहीं होगा, ठीक है, यहाँ जो k है शून्य बस नहीं होगा, शून्य के अलावा कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, आ सकता है। यानी कि जब हम बहुपद का गुणनखंड करते हैं तब बहुपद का गुणनखंड इस प्रकार से टूटता है। तो इस प्रकार से हम मानक रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, जब हम किसी भी बहुपद का गुणनखंड करते हैं तो कुछ इस प्रकार से टूटता है, ठीक है। बस इसी चीज को समझाने के लिए इसका गुणनखंड करके x का मान निकाल के दिखाऊं, इसका भी गुणनखंड करके x का मान निकाला, ठीक है। इसी चीज को समझाने के लिए इतना हम तामझाम किए हैं अभी। तो आई होप कि यहाँ तक की समझ आ गया होगा। हमने किसी भी बहुपद का जब हम गुणनखंड करते हैं तो इस प्रकार से टूटता है, सामने में कोई भी संख्या का गुणा हो सकता है। इसको हम क्या लिख लेते हैं, माना कि बहुपद के जो शून्यक हैं वो अल्फा और बीटा हैं, तब हम इसे क्या लिख सकते हैं, k गुणा x माइनस अल्फा और गुणा x माइनस बीटा। ये अल्फा और बीटा क्या है, बहुपद के शून्यक हैं, पहला और दूसरा शून्यक, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ax² + bx + c, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे लिखे हमने एकदम डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, इसी को आगे हल करेंगे। तो देखो हम संबंध किसके बीच निकाल रहे हैं, बहुपद के जो शून्यक हैं यानी कि अल्फा बीटा हैं और ए बी सी में निकालना है, ठीक है। हमें संबंध किसके बीच देखना है, अल्फा बीटा और ए बी सी के बीच में देखना है सिर्फ, ठीक है। तो ये संबंध देखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखो दोनों पक्षों को हल करते हैं। कैसे हल करेंगे, इधर क्या है, ax² है प्लस bx + c बराबर क्या है, k × x माइनस अल्फा है और x माइनस बीटा है। एक काम करते हैं, इन दोनों इस पक्ष को पहले हल कर लेते हैं। कैसे हल करेंगे, k इस साइड रखते हैं, जब इन दोनों का गुणा होगा तो क्या होगा, पहले इस संख्या का गुणा इनके साथ यानी कि x गुणा x माइनस
बीटा और फिर माइनस अल्फ़ा का गुणा हो जाएगा एक्स माइनस बीटा, इस प्रकार से गुणा हो जाता है। उसके बाद करेंगे, इसको हल करते जाएंगे कि एक्स और एक्स का गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स और बीटा का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स बीटा, फिर माइनस अल्फ़ा और एक्स का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस अल्फ़ा एक्स, फिर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और अल्फ़ा बीटा का गुणा होगा तो अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब के का गुणा भी एक काम करते हैं, आगे कर ही देते हैं। अब के का गुणा आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा एक काम करते हैं, पहले इन दोनों को सरल रूप में लिख लेते हैं, के एक लाइन और लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें अगर एक्स इसमें भी है एक्स इसमें भी है तो एक काम करते हैं, क्या करते हैं इसमें माइनस एक्स को कॉमन निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा। ठीक है, इसमें अल्फ़ा है इसमें बीटा है, बस आगे पीछे करके लिख दिया यहाँ पे, और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इस तरीके से। अब के का गुणा अगर हम कर देते हैं तो के इंटू, अच्छा के का क्या हो जाएगा सभी पदों के साथ गुणा हो जाएगा तो के का गुणा इसके साथ होगा तो के एक्स स्क्वायर माइनस के का गुणा इनके साथ हो जाएगा तो के एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस इसके साथ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा के अल्फ़ा इंटू बीटा इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से है। और इस साइड में क्या है फिर से लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब इसके बाद हम एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर है यानी कि दोनों पक्षों में जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर है, जहाँ जहाँ पे एक्स है, जहाँ पे अचर राशि है, इनकी तुलना कर देते हैं दोनों पक्षों में। जैसे कि एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा गुणा है, इधर एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा गुणा है, यानी कि एक्स के गुणांकों की तुलना करने पर दोनों पक्षों में, इधर और इधर दोनों ही पक्षों में एक्स स्क्वायर का कौन सा गुणांक है वो आपस में बराबर हो जाएगा, एक्स के साथ कौन कौन सी संख्या गुणांक है वो आपस में बराबर हो जाएगा। तो क्या करेंगे, एक्स के गुणांकों की तुलना करने पर, एक्स के गुणांकों की तुलना करने पर, गुणांकों की तुलना करने पर अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, एक्स के गुणांक की तुलना करें तो देखो जहाँ जहाँ एक्स हैं उनके जो गुणांक कौन कौन से हैं देखते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या है, एक्स स्क्वायर के गुणांक के, अगर एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना करें तो एक्स स्क्वायर के साथ में इधर कौन सा गुणांक है, ठीक है इधर क्या है एक के है, और इधर अगर देखें तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या गुणांक है ए है। तो यानी कि कहने का मतलब है एक्स स्क्वायर की इधर गुणांक और एक्स स्क्वायर के इधर जो गुणांक है दोनों आपस में बराबर होंगे। अब क्या तुलना करते हैं, एक्स के गुणांक की तुलना करते हैं, एक्स के साथ कौन कौन सी संख्या का गुणांक है इधर, अच्छा इधर देख लेते हैं, एक्स के साथ कौन सी संख्या गुणांक है इधर बी है। ठीक है, कौन सा संख्या गुणा है बी है। इधर एक्स के साथ कौन सी संख्या गुणा है, तो एक्स के साथ के गुणा है और अल्फा प्लस बीटा, यानी कि के इंटू अल्फा प्लस बीटा। और इधर अगर देखें तो अचर राशि, इधर क्या है सी है और इधर अचर राशि के जगह पे कौन सी संख्या है के इंटू अल्फा इंटू बीटा, इस तरीके से है। ठीक है, यहाँ तक अभी हमने क्या किया कि एक्स के दोनों पक्षों में एक्स के जो जो गुणांक है उसको आपस में समान रख दिया, यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ जो गुणा है, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ जो गुणा है वो दोनों आपस में बराबर होंगे। उसी प्रकार एक्स के गुणांक बराबर होंगे और अचर राशि आपस में बराबर होंगे। अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो बी एक्स के साथ कौन सा संख्या गुणा है, प्लस बी गुणा है, इसलिए हमने प्लस बी लिखा। लेकिन यहाँ पे एक्स के साथ कौन सा गुणा है, एक्स के साथ माइनस भी है। ठीक है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, इसलिए हमने चिन्ह को प्लस लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक्स के साथ माइनस चिन्ह है तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, इसको माइनस लिखना पड़ेगा। ठीक है, माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा है। यहाँ तक हमने देख लिया, ए के बराबर है, बी किसके बराबर है माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा, और सी किसके बराबर है के इंटू अल्फा इंटू बीटा। अब क्या करते हैं, देखो यहाँ से हमें पता चल गया है कि जो के है वो ए के बराबर है, तो यहाँ जहाँ जहाँ पर हमारे पास के है वहाँ पर हम ए लिख देते हैं, तो सीधा हमारा किसके बीच रिलेशन मिल जाएगा, ए बी सी और अल्फा और बीटा के बीच। के यहाँ से हट जाएगा, अब कल ठीक है के हट जाएगा, चूंकि हमें ए बी सी और अल्फा और बीटा के बीच में ही रिलेशन चाहिए। अब क्या कर लेते हैं, बी बराबर क्या हो जाएगा माइनस ए हो जाएगा, के की जगह हमने ए लिख दिया, और अल्फा प्लस बीटा। उसी प्रकार सी बराबर क्या हो जाएगा, ए इंटू अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अब अगर हम करें ए, यहाँ पर जो ए है क्या है, अल्फा प्लस बीटा के साथ में गुणा के रूप में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, यानी कि बी अपॉन माइनस ए इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। और अगर हम यहाँ देखें तो सी, यहाँ पे भी हम ए को इधर ले आएंगे, पक्षांतर करेंगे तो बटे के रूप में हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। इस तरीके से अब हम क्या करते हैं, इसमें चूंकि यहाँ हर यानी कि ए है, ए के साथ में माइनस का गुणांक है, ऊपर और नीचे दोनों में माइनस का गुणा करेंगे, तो अगर यहाँ पे -1 का गुणा करें और यहाँ पे -1 का गुणा करें तो ये कहा जाएगा माइनस बी हो जाएगा, और नीचे में माइनस माइनस प्लस होके ए हो जाएगा, यानी कि क्या मिल गया हमें ए प्लस बी, और सी बटे ए बराबर क्या मिल गया अल्फा इंटू बीटा। ठीक है,
ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्या देखा, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है। और ये अल्फा बीटा क्या है, बहुपद के शून्यक हैं, और ए बी सी क्या है, एक सके गुणांक है। तो बहुपद के शून्यक और एक सके गुणांक में जो रिलेशन होता है वो यही रिलेशन है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो अल्फा और बीटा क्या है, बहुपद के शून्यक है, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यकों का योगफल कह सकते हैं। ये बहुपद का एक शून्यक है, बहुपद का दूसरा शून्यक है, दोनों का योगफल। बहुपद के शून्यकों का योगफल, बहुपद के शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, -b/a। ठीक है। और दूसरा अगर देखें तो अल्फा इंटू बीटा, यानी कि बहुपद के शून्यक का क्या है, गुणनफल है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बहुपद के शून्यकों का गुणनफल, बहुपद के क्या, शून्यकों का गुणनफल। ये किसके बराबर हो जाएगा, तो बहुपद के शून्यकों का गुणनफल ये बराबर हो जाएगा c/a। ठीक है, जहाँ पे c a क्या है और -b और a क्या है, तो जो b है ये किसके बराबर है, एक सके गुणांक के बराबर है, यानी कि एक सका गुणांक है। a क्या है, x² का गुणांक है। c क्या है, अचर राशि है, और a क्या है, x² का गुणांक है। अगर हम इसे शब्दों में लिखना चाहें ठीक है, यहाँ तक ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। इसको नोट करके रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके बेसिस पर 1-2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, कन्फर्म है। ठीक है, इसको आप नोट्स में भी इसका डिटेल नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। नोट्स कैसे प्राप्त कर सकते हैं वो वीडियो के एंड में दिखाया जाएगा, तो पूरा देख लीजिएगा वीडियो को। ठीक है, तो अगर इसको हम शब्दों में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, देख लेते हैं। तो अगर शब्दों में बात करें तो शब्दों में देख लेते हैं इनके बीच रिलेशन क्या होता है। तो देखो, बहुपदों के शून्यकों का योगफल जो होता है वो माइनस में एक सका गुणांक। अब माइनस में क्यों लिखे हैं, तो देखो एक सका गुणांक प्लस में भी रहता है, लेकिन यहाँ पे हमने अभी हल करके देखा तो क्या है, हमारे पास माइनस भी आता है, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, माइनस में एक सका गुणांक बटे में x² का गुणांक। x का गुणांक क्या है, b है, और x² का गुणांक क्या है, a। ठीक है, तो इस प्रकार अल्फा प्लस बीटा यानी कि बहुपद के शून्यकों का योगफल -b/a के बराबर होता है। बहुपद के शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होता है, तो यहाँ पे अचर पद आया था और बटे में x² का गुणांक आया था। ठीक है, दोनों ही केस में नीचे में क्या रहता है, x² का गुणांक यानी कि a रहता है। ठीक है, और ऊपर में क्या रहता है, तो जब अल्फा प्लस बीटा के केस में देखा जाए तो जब प्लस है तो यहाँ पे -b है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, याद करने का सरल तरीका, जब अल्फा प्लस बीटा है यानी कि बीच में प्लस है तो यहाँ पे क्या आया था, -b आया था, और अल्फा इंटू बीटा केस में c आया था, और दोनों के केस में नीचे में a है, यानी कि हर जो है a है। ठीक है, इस तरीके से बहुपदों के शून्यकों का योगफल होता है -b/a और बहुपदों के शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। ठीक है, इसको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, तो फटाफट इसके क्वेश्चन भी हल कर लेते हैं। तो चलिए सीधा प्रश्नावली के प्रश्न हल करते हैं। प्रश्नावली 4 का पहला प्रश्न क्या कहता है, नीचे ax² + bx + c के रूप में कुछ द्विघातीय बहुपदों के शून्यक दिए गए हैं, तब बहुपद का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इससे पहले प्रश्नावली में हम क्या करते थे, बहुपद दिया रहता था x² + bx + c के रूप में, तब भी हम गुणनखंड ही निकालते थे। ठीक है, उसमें हम स्टेप बाय स्टेप हल करके गुणनखंड निकालते थे। बहुपद इस रूप में दिया रहता था, यहाँ पे भी हमें बहुपद का गुणनखंड निकालना है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, बहुपद के शून्यक दिए गए हैं, बहुपद नहीं दिया गया है। ठीक है, तो आसान है, इसको भी देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं एग्जाम में कैसे लिखना है। तो सबसे पहले आप क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले क्या लिखना है, दिया है बहुपद के शून्यक। प्रश्न में क्या दिया है, पहला प्रश्न है बहुपद के शून्यक 3 एवं 4 है, तो लिखेंगे दिया है बहुपद के शून्यक 3 एवं 4 हैं, अतः बहुपद के शून्यक क्या है, 3 एवं 4, यानी कि अल्फा बराबर 3 दिया है और बीटा बराबर क्या दिया है, 4 दिया है। लेकिन हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं, अभी हमने सूत्र निकाल के देखा, उसमें हम देखा कि क्या देखा, सबसे पहले हम जानते हैं कि लिखेंगे बहुपद जो होता है यानी कि x² + bx + c जो होता है वो किसके बराबर होता है। जब हमने गुणनखंड कर करके देखा सभी का, तो इसका एक स्टैंडर्ड रूप निकला था, मानक रूप निकला था। वो क्या निकला था, x - अल्फा निकला था और x - बीटा निकला था। इस प्रकार से हमने देखा ax² + bx + c, तो ये किसके बराबर था, x - अल्फा और x - बीटा के रूप में था। अतः हम सीधा क्या लिख सकते हैं, इसको x - अल्फा की जगह 3 लिख दीजिए, ये हो गया, और x - ये क्या हो जाएगा, 4 हो गया। सीधा सीधा हम देख सकते हैं, जब बहुपद का शून्यक दिया गया है तो बहुपद के गुणनखंड क्या होंगे, x - 3 और x - 4। बस यही इसका आंसर है। अतः लिखेंगे उत्तर, अतः बहुपद के जो गुणनखंड है, अतः बहुपद के गुणनखंड x - 3 व x - 4 होंगे। बस यही आपको लिखना है इसके उत्तर में। ठीक है, उत्तर इस तरीके से आप हल कर सकते हैं, सिंपल है। ये तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर के प्रश्न में आएंगे, या फिर खाली स्थान के प्रश्न में पूछ सकता है कि बहुपद के शून्यक 3 और 4 हैं, तब बहुपद के गुणनखंड खाली स्थान होंगे। ठीक है, 1 या 2 नंबर के ही प्रश्न पूछ सकते हैं इस प्रकार के टॉपिक से। तो चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं आप कैसे हल करना है।
अभी हमने क्या देखा, प्रश्नावली 4 का पहला प्रश्न के अंदर में बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से एक प्रश्न को हल करके देखा। बाकी सभी प्रश्नों को उसी प्रकार से आप हल कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। लेकिन फिर भी अगर आप सभी प्रश्नों का हल देखना चाहते हैं तो आप हमारा नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स कैसे डाउनलोड करना है वीडियो में दिखाया गया है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या बोला, प्रश्नावली 4 का दूसरा प्रश्न क्या बोला गया है, दूसरा प्रश्न यहाँ पे दूसरा प्रश्न बोला है निम्नलिखित बहुपद के शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। बहुपद दिया गया है, बहुपद के शून्यकों के योगफल और गुणनफल निकालना है। अभी हमने जो सूत्र देखा, डिस्क्राइब करके हमने सूत्र स्थापित करके देखा, उसी सूत्र का उपयोग करके बहुपद के शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालना है। तो कैसे हल करना है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, दिया गया है बहुपद, प्रश्न में जो भी बहुपद दिया गया है उसको लिखेंगे। यहाँ पे दिया गया बहुपद यह दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे। इसकी तुलना किससे करेंगे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे इसकी तुलना मानक रूप यानी कि मानक रूप कौन सा होगा, ax² प्लस bx²। इसकी तुलना मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c से करने पर, अब इस मानक रूप से हम इसकी तुलना करेंगे तो हमें किसका मान करने पर हमें किसका मान पता चल जाएगा, a का मान पता चल जाएगा। a बराबर क्या है, यहाँ पे देखो x² साथ में a गुणा है, x² साथ में कुछ नहीं है यानी कि 1 है। b की जगह पे क्या है, यहाँ पे देखो 10 के साथ 1 के साथ 10 है, तो b बराबर हो जाएगा 10। c बराबर क्या है, यहाँ पे c बराबर देखो, c बराबर सीधा 24 है। इस तरीके से अतः, ठीक है, a b c का मान मिल गया। अतः हम जानते हैं अभी हमने दो सूत्र देखा है सीधा, अतः हम जानते हैं कि बहुपद के शून्यकों का योगफल, तो बहुपद के शून्यकों का योगफल क्या हो जाता है, तो बहुपद के शून्यकों का योगफल बराबर अभी हमने देखा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। प्लस है तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, बीच में प्लस आ रहा है तो यहाँ पे -b आएगा, ध्यान रखना, सूत्र कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, -b, यहाँ पे माइनस की जगह माइनस, b की जगह कौन सा है, तो ये 10 बटे में क्या है a की जगह क्या है 1, यानी कि सीधा हम क्या कह सकते हैं, इसको -10 कह सकते हैं। तथा एक और बोला गया है प्रश्न में, क्या बोला है, बहुपद के शून्यकों का योगफल देख लिया, अब बहुपद के शून्यकों का गुणनफल देखेंगे। बहुपद के शून्यकों का गुणनफल, तो बहुपद के शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है, अभी हमने देखा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाता है, c/a। c के जगह पे क्या है 24 है, तो 24/1 यानी कि सीधा हम इसको कह सकते हैं 24, ठीक है। अतः हम क्या कहेंगे, बहुपद के शून्यकों का योगफल बराबर -10, ठीक है, ऋण 10 हो जाएगा, और बहुपद के शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यही हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक है। आप चाहें तो एक लाइन और लिख सकते हैं, अतः बहुपद के शून्यकों का योगफल बराबर ऋण 10 तथा बहुपद के शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 24 होगा, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये प्रश्न भी देख लिया। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर या 3 नंबर में इस प्रश्न को पूछा जाता है अक्सर, तो इस प्रश्न को जरूर हल करके देखिएगा, एकदम आसान है, बस ये सूत्र आपको याद रखने हैं अच्छे से, ठीक है। तो इस तरीके से दूसरा प्रश्न का एक प्रश्न हल कर लिया, और भी बाकी सभी प्रश्न इसी प्रकार से हल हो जाएंगे, ठीक है। बहुत ही आसान है, सभी प्रश्न ईजिली हल कर सकते हैं आप, और डिटेल में चाहिए तो नोट्स आप देख ही सकते हैं, नोट्स में कैसे हल करना है, ठीक है। बाकी एक बार अपने से हल करने का प्रयास जरूर कीजिएगा इसको, ठीक है। तो इस तरीके से ये पार्ट हमारा खत्म होता है। तो इस तरीके से हमारा पहला चैप्टर खत्म होता है। पहले चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा, इसका एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। इस चैप्टर में हमने क्या सीखा, तो पहले क्लास में हमने देखा था बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद की परिभाषा क्या होती है, बहुपद किसे कहेंगे किसे नहीं कहेंगे, ठीक है। बहुपद के मानक रूप देखे थे, बहुपद के कौन कौन से प्रकार होते हैं, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड किया गया था बहुपद के प्रकार को, ठीक है। तो बहुपद के प्रकार के बारे में देखा, फिर चर अचर राशि के बारे में देखा था, बहुपद के शून्यक किसे कहते हैं इसके बारे में भी देखा। फिर उसके बाद कक्षा 9वीं का रिवीजन, कक्षा 9वीं में बहुपदों का जोड़ घटाव कैसे करते हैं, गुणा कैसे करते हैं, और इसका भाग कैसे किया जाता था उसके बारे में देखा। फिर उसके बाद हमने देखा भाग विधि से बहुपद का भाग करना, ठीक है। भाग विधि से बहुपद का भाग कैसे किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में देख लीजिएगा। इसके एक आध क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद शेषफल प्रमेय, गुणनखंड प्रमेय का विलोम क्या होता है, इस प्रमेय को कैसे हम सिद्ध किया, हमने सिद्ध करके भी देखा, इसके क्वेश्चन भी हल किया। उसके बाद क्या देखा, बहुपदों का गुणनखंड कैसे किया जाता है, बहुपदों को गुणनखंड 3 विधि से किया जाता है। कौन कौन से 3 विधि है हमने क्लास में देखा है, ठीक है। जल्दी रिवाइज कर लेते हैं क्या होता है। बहुपदों के शून्यकों और एक के गुणांक में संबंध क्या होता है, इसके बारे में देखा, सबसे आखिरी टॉपिक था, ठीक है। इसके बारे में हमने रिवाइज तो नहीं किया, बस हमने ये जाना कि हमने क्या क्या सीखा है इस चैप्टर में, ठीक है। तो इन सभी टॉपिक को ध्यान में रखना है कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है।
तो इस तरीके से हमारा पहला अध्याय खत्म होता है। अब दूसरा अध्याय हम शुरू करेंगे कल की क्लास में, ठीक है। तो आज की क्लास अभी तक हमने जो भी पढ़ाया वो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरे दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, उन दोस्तों को भी बुलाइए, हमारे क्लास ज्वाइन कराइए, ठीक है। और हमें ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए। हमें मोटिवेट करने के लिए क्या करना है आपको, हमने पहले भी बताया आपको क्या करना है। आपको हमारा ये वीडियो दूसरे दोस्तों के पास भी शेयर करना है, उनको भी इनवाइट करना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन करेंगे हमें तो हमें भी मोटिवेट मिलता रहेगा और ऐसी ही क्लास हमारी कंटिन्यू चलते रहेगी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें ताकि जब भी हमारा क्लास शुरू होगा आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया। तो चलिए अब देख लेते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस के नोट्स आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहां क्लिक करके आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर रोजाना क्लास खत्म होने के बाद ही रोजाना नोट्स शेयर कर दिया जाएगा, जिसको आप इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ जो आपको नोट्स मिलेंगे वो PDF फॉर्मेट में होंगे, जो कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड होंगे, यानी कि इसमें पासवर्ड लगा होगा, जिसका पासवर्ड होगा ट्रिकी ब्रेन PDF TRICKBRAIN PDF। ध्यान रहे कि इसमें जो पहला लेटर है यानी कि T है वो कैपिटल रहेगा और एंड में जो 3 लेटर है यानी कि PDF वो कैपिटल में रहेंगे, यानी कि बड़े अक्षर में रहेगा। तो आई होप कि आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही होगी। यदि हमारी क्लासेस अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दूसरे दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।